तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन। सामाजिक संगठन के जो अपोजिट होता है। तो संगठन और विघटन दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। सामाजिक संगठन के माध्यम से जहां समाज को सशक्त बनाया जाता है, वहीं विघटन के माध्यम से समाज को असशक्त बनाया जाता है। मतलब जो तोड़ने का काम करता है समाज को। सामाजिक विघटन एक सापेक्षिक अवधारणा है, क्योंकि जब कभी भी समाज में अंतरक्रियाओं का व्यवस्थित क्रम टूट जाता है तथा सामाजिक संस्थाएं प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, तो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने वाले मूल्यों, नियमों का उल्लंघन होने से समाज की संरचना इस तरह टूट जाए जिससे अनियंत्रित, परस्पर विरोधी और मनमाने आचरण को प्रोत्साहन मिलने लगे, तो इस दशा को सामाजिक विघटन कहा जाएगा। मतलब कि जिसका जो मर्जी आए वो सामाजिक नियमों का तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से प्रस्तुत करे, तो समाज को क्या होगा, एक समाज का जो समाज एक दिशाहीन समाज हो जाएगा। और इस अवस्था को क्या कहेंगे, सामाजिक विघटन कहेंगे, जहां समाज की प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। सभी व्यक्ति समाज के नियमों का, या जो भी व्यक्ति या समूह समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा, उससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक विघटन से आशय समाज की संगठनात्मक व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करना है। मतलब विघटन क्या होता है, संगठन का विरोधी होता है, संगठन का विपरीत होता है। तो इसलिए जब विघटन होता है तो वो क्या करता है, संगठन की अवस्था को ये अवरोध उत्पन्न करता है या उसको रोकने का प्रयास करता है। तो समाज में सहयोगी प्रक्रियाओं के साथ साथ कुछ असहयोगी प्रक्रियाएं भी होती हैं, और ये असहयोगी प्रक्रियाएं संगठन की जगह क्या करती हैं, विघटन पैदा करती हैं। तो सामाजिक विघटन क्या होता है, आपको ये चीज समझ में आ गई। सामाजिक विघटन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संरचना कई इकाइयों का संकलन होता है या कई इकाइयों का मिश्रण होता है। किसी भी सामाजिक संरचना के निर्माण में समूह, संस्थाएं और व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में इन सभी इकाइयों के प्रकार्य से सामाजिक व्यवस्था कार्य करती है। और कभी-कभी क्या होता है, सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं कि संगठन को ये बाधित करने लगती हैं या अवरुद्ध करने लगती हैं या रोकने लगती हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, सामाजिक संरचना इससे टूटने लगती है। सामाजिक संरचना की इकाइयां टूटने लगती हैं और इनकी एक इकाई दूसरी इकाई के कार्यों को बाधित करती है। मतलब अगर आप लोग सभी एक क्लास के स्टूडेंट हैं और आप में से कुछ बच्चे पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। एक इकाई दूसरी इकाई के कार्यों को बाधित करेगी। मतलब एक पढ़ना नहीं चाहता है तो जो पढ़ना चाहते भी हैं उन लोगों को भी डिस्टर्बेंस वो पैदा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सामाजिक संरचना की इकाइयों में आपस में सामंजस्य जो होना था वो समाप्त हो जाएगा और असंतुलन पैदा हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति को समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विघटन का नाम दिया है। इसके लिए एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो किसी बहुमंजिला इमारत की विभिन्न निर्माणक इकाइयां किससे बनती हैं, लोहा, ईंट, खिड़की, दरवाजे, बिजली के तार, से इन सभी से मिलकर बनती है। बिजली के तार आदि इनमें से किसी एक में व्यवधान आ जाए, जैसे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से बिल्डिंग में आग लग सकती है। मतलब ये सभी इकाइयां आपस में एक साथ व्यवस्थित होती हैं, लेकिन किसी एक इकाई में व्यवधान हुआ तो पूरी की पूरी संरचना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक इकाई में व्यवधान होने से क्या होगा, अन्य इकाइयां भी प्रभावित होंगी और इससे बहुमंजिला इमारत धराशायी हो जाएगी। तो इसी तरह मोबाइल फोन में नेटवर्क ना मिलने या बैटरी ना होने से, मोबाइल फोन की एक इकाई बंद होने से पूरा का पूरा मोबाइल फोन कार्य करना बंद कर देता है। मतलब अगर आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है तो मोबाइल फंक्शन करना, कार्य करना बंद कर देगा आपका। सिर्फ एक इकाई की कमी से पूरा मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। तो यही काम क्या होता है, संरचना का विघटन कहलाता है। वास्तव में सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की विपरीत स्थिति या दशा होती है,
जब समाज में विभिन्न इकाइयां अपनी अपनी निश्चित स्थितियों के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, तब सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। तो इसके लिए मैकाइवर और पेज ने एक परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संगठित समाज में सामाजिक संबंध संगठित रहते हैं। विघटन समाज में सामाजिक संबंध अस्त व्यस्त रहते हैं। सामाजिक सदस्यों की अव्यवस्था की यह प्रक्रिया ही सामाजिक विघटन होती है। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की एक क्या होती है? एक निश्चित स्थिति होती है और उससे लगे हुए कुछ विशेष उसके कार्य होते हैं। मतलब आपका कोई पद होगा और उस पद के अनुसार आपकी कोई भूमिका होगी। तो जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छा कार्य करेगा, अच्छी तरह से कार्य करता है, तो समाज संगठित रहता है। इनके अव्यवस्थित होने से सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा? जब सामाजिक इकाई अस्त व्यस्त होंगी तो विघटन उत्पन्न हो जाएगा। सामाजिक विघटन की अवस्था में व्यक्ति अपने कर्तव्य भूल जाता है। सामाजिक नियमों का नियंत्रण उस पर कम होने लगता है और समाज के विभिन्न अंगों का संतुलन ढीला पड़ने लगता है। सामाजिक आदर्श गिरने लगते हैं और इससे संपूर्ण सामाजिक संरचना अस्त व्यस्त हो जाती है। तो समझ में आ रहा है, जब समाज की विभिन्न इकाइयां अपना कार्य करना या किसी एक इकाई ने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और इस अस्त व्यस्तता को ही सामाजिक विघटन कहा जाएगा। अब इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं। पहली परिभाषा इलियट और मेरिल की है। उन्होंने कहा था, सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिससे एक समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। सेकंड परिभाषा है फेरिस की। फेरिस ने बोला, सामाजिक विघटन व्यक्तियों के मध्य प्रकार्यात्मक संबंधों के उस सीमा तक टूट जाने को कहते हैं जिसके कारण समूह के मान्य कार्यों में बाधा आती है। लास्ट परिभाषा अपन पढ़ेंगे न्यू मेयर की। न्यू मेयर ने क्या बोला था? सामाजिक विघटन केवल एक असंतुलित दशा ही नहीं है, बल्कि यह एक मुख्यतः एक प्रक्रिया है। इस प्रकार की यह उन घटनाओं और परिस्थितियों को यह प्रदर्शित करती है जो व्यक्तियों और समूहों की स्वाभाविक क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं सामाजिक विघटन की और इसके बाद है सामाजिक विघटन की विशेषताएं। तो सामाजिक विघटन की विशेषताएं क्या हैं? इसकी हेडिंग हम आपको समझाए देते हैं। इसमें सामाजिक संस्थाओं और रूढ़ियों का संघर्ष होता है। जब विघटन होगा तो संस्थाओं और रूढ़ियों में संघर्ष होगा। सामाजिक संगठन के लिए संस्थाओं और उनसे संबंधित रूढ़ियों में तालमेल बना रहना आवश्यक होता है, लेकिन वर्तमान में विवाह, परिवार, अस्पृश्यता आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण रूढ़ियों में इनका तालमेल टूट रहा है। तो क्या हो रहा है? इससे संघर्ष उत्पन्न हो रहा है और परिणामतः क्या हो रहा है? समाज में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो संस्थाओं और रूढ़ियों में संघर्ष की वजह से सामाजिक विघटन होता है। नेक्स्ट क्या विशेषता है इसकी? एक समूह से दूसरे समूह के कार्यों का हस्तांतरण। जब एक समूह या समिति का कार्य परिवर्तित परिस्थिति में दूसरे समूह या समिति को हस्तांतरित हो जाता है तो एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो सामाजिक विघटन का एक लक्षण है। आज परिवार के अनेक कार्य शिक्षण, लालन पालन आदि अन्य संस्थाओं द्वारा छीन लिए जाने के कारण समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? हम दोष दे देते हैं बच्चे का अपराधी होने का, लेकिन उसके लिए उसका परिवार भी उतना ही जिम्मेदार होता है, परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है। पता चला माता पिता दोनों ही नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं और उस बच्चे को पालने के लिए उन्होंने आया लगा के रखी है या डे केयर सेंटर में उस बच्चे को वो दिन भर के लिए भेज देते हैं। वहां पे उसको अच्छे से उसको देख रेख नहीं हो रही है, उसको अच्छे संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं। तो इसके बाद उस बच्चे में एक अकेलापन, एक तनाव होगा जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले सकती हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है? ये काम था, बच्चे को संस्कारी कौन बनाएगा? बच्चे को समाजीकरण कौन सिखाएगा? परिवार सिखाएगा। और जब परिवार अपने कार्य दूसरी संस्था को दे देगा तो क्या होगा? कार्यों के हस्तांतरण की वजह से भी सामाजिक विघटन उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? व्यक्तिवादी आदर्श।
व्यक्तिवादी आदर्श क्या होता है? जब समाज के सदस्य व्यक्तिवादी आदर्श के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, तो समूह के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है। इस स्थिति में भी सामाजिक विघटन की दशा निर्मित हो जाती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम समाज के प्राणी हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हम अपने परिवार को क्रेडिट देने की जगह पर हम अपने आप को क्रेडिट देना पसंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे परिवार का कोई योगदान नहीं है, हमारे समाज का कोई योगदान नहीं है, हम अपनी दम पर ही आज ये बने हैं, वो बने हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? या फिर कोई टीम होती है, टीम वर्क होता है, टीम का कार्य होता है, तब टीम जीतती है, ट्रॉफी जीतती है, लेकिन उसके बाद वो कैप्टन बोल दे कि ये मेरी मेहनत है, मेरी वजह से हुआ, या कोई खिलाड़ी खुद पर ज्यादा क्रेडिट ले, तो ये चीज, इससे भी क्या हो रहा है? विघटन होगा। इससे बाकी की टीम को लगेगा कि आप पूरी टीम भावना का उत्साह खराब कर रहे हैं, या फिर आप उनको भी अंदर से ये भावना आएगी कि आपने टीम भावना का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट क्या है विशेषता? एक मत का अभाव, मतलब लैक ऑफ कंसेंसस। मतलब समाज में कभी कभी सदस्यों में एक मत का अभाव, मतलब सामान्य बातों में भी वो छोटी छोटी सी बात पर भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग राय देते हैं, तो इससे भी विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब माता पिता या पति पत्नी दोनों के बीच में, उनने कहा हमें वहां जाना है, वो कहेंगे आप वहां नहीं जा सकते। उनने कहा हमें ये पढ़ना है, आप माता पिता बोले आप इसकी पढ़ाई मत कीजिए, आप ये कर लीजिए। तो क्या हो रहा है? हमारे घर के कोई बहुत छोटे छोटे मामले में भी हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते, इसकी वजह से भी समाज में विघटन होता है। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक नियंत्रण के साधनों का कम प्रभावशाली होना। मतलब सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधन कौन से हैं? प्रथा, कानून, पुलिस, आदर्श, इन सभी के नियंत्रण में कमी आने से भी सामाजिक विघटन की स्थिति पनपने लगती है। मतलब अगर हमारे अंदर कानून से डर की भावना नहीं रहेगी, हमें अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता जाएगा। हमें तो पता है कि हम थोड़ा सा जुर्माना भरेंगे, एक दिन के लिए वो हमें अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें वो छोड़ देंगे, हमारे पास पैसा है तो वो हमें छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हमारे अंदर का डर खत्म हो रहा है और इससे भी विघटन उत्पन्न हो रहा है। सामाजिक विघटन के कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं, जो कि फॉरेस्ट ने कुछ लक्षण सामाजिक विघटन के बताए थे, जिसमें क्या है? औपचारिकता या दिखावा, इसकी वजह से समाज में विघटन होता है। पवित्र विचारों का ह्रास होना, मतलब हमारे अंदर की प्योरिटी, प्योर फीलिंग्स जो थी, उनका कमी होना, उनका ह्रास होना। स्वार्थ या रुचि में व्यक्तिगतता, हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने सेल्फिशनेस के अनुसार हम अपने आप पर ही ध्यान दे रहे हैं, समाज को छोड़ रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देना, हम सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, समाज को ताक पे रखकर। सुखवादी व्यवहार, हर व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन चाहता है, वो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठाना चाहता है। जनसंख्या की विविधता, मतलब पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी, जनसंख्या अलग अलग होगी, हमारे देश में तो अलग अलग तरह के लोग हैं, मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, और उधर से भी किसी भी देश का व्यक्ति यहाँ आकर रह सकता है, हम भी कभी भी जाकर कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जनजातीय विविधता होगी, तो उससे भी क्या होगा? हमारे संगठन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। हम कहेंगे ये सही है, वो कहेंगे ये सही है। परस्पर अविश्वास, मतलब हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो परस्पर अविश्वास से भी विघटन होगा। और अशांति के तत्व, मतलब अनरेस्ट फिनोमिना, अशांति के तत्व, कुछ ना कुछ ऐसा समाज में घटित हो जाए जिसकी वजह से समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इन सभी कारणों से क्या पता चलता है? सामाजिक विघटन का अर्थ व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की, उनकी स्थितियों या कार्यों की, सामाजिक मूल्यों की, रूढ़ियों की, संस्थाओं की अव्यवस्था है। सामाजिक विघटन से इन सब का समन्वय टूटने लगता है, जिससे सामाजिक एकमत्य खत्म हो जाता है और समाज में बिखराव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो सामाजिक विघटन और सामाजिक संगठन में क्या अंतर होता है? संगठन में जहाँ एक मत होता है, इसमें मतों की अनेकता होती है। सामाजिक जनसंख्या की एक रसता होती है सामाजिक संगठन में, तो इसमें क्या होती है? जनसंख्या में विविधता होती है। इनमें सामाजिक संगठन में परस्पर विश्वास होता है, तो इसमें विश्वास की कमी होती है। सामाजिक संगठन में हितों और रुचियों में सामाजिक समानता होती है,
तो इसमें क्या होती है, समानता नहीं होती है, विभिन्नता होती है। इनमें क्या होता है, संगठन में समझदारी का व्यवहार होता है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ सुखवादी व्यक्तिवादिता का व्यवहार होता है। संगठन में कर्तव्यों पर बल देते हैं, विघटन में अधिकारों पर बल देते हैं। इसमें क्या होता है, पवित्र तत्वों की रक्षा होती है संगठन में, और इसमें पवित्र तत्वों का पतन होता है या ह्रास होता है। और इसमें संगठन में शांति या सुख होता है, इसमें अशांति या दुख होता है। इसमें स्थिति और कार्यों की स्पष्टता होती है, विघटन में अस्पष्टता होती है। संगठन में संस्थाओं का समन्वय होता है, इसमें संस्थाओं में संघर्ष होता है। इसमें दृढ़ सामाजिक नियंत्रण होता है, इसमें सामाजिक नियंत्रण का अभाव होता है। सामाजिक संगठन में नियमों का सम्मान होता है, विघटन में नियमों की उपेक्षा होती है। संगठन में व्यक्ति और समाज का समन्वय होता है, इसमें व्यक्ति और समाज में विरोध होता है। और समाज के विभिन्न अंगों में समन्वय संगठन में होता है, और विघटन में समाज के विभिन्न अंगों में विरोध होता है। इस तरह से कुछ दोनों में अंतर है, बहुत सीधा सीधा स्पष्ट है कि जो भी चीज संगठन में जोड़ने का काम कर रही है, और विघटन में वो चीज समाज को तोड़ने का काम कर रही है। ऑगबर्न और निमकॉफ ने सामाजिक परिवर्तन के आधार पर सामाजिक विघटन को समझाने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा, सामाजिक परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसमें तत्व, विधियां, रूढ़ियां, संस्थाएं, समितियां आदि बदलती रहती है। पुरानी पीढ़ियों और नई पीढ़ियों में नई नई संस्थाएं सभी में कश्मकश शुरू हो जाती है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की में असमान गति से परिवर्तन होने के कारण संस्कृति का एक भाग दूसरे से पिछड़ जाता है, उनका तालमेल नहीं हो पाता है। सामाजिक विघटन जैसी स्थिति का निर्माण इसी से शुरू हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विघटन को लाने का प्रयास करता है, या सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विघटन को लाता है। मतलब संस्कृति की भौतिक और अभौतिक इकाइयां क्या होती हैं? भौतिक इकाइयां जो कि हम जिनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अभौतिक इकाइयां हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे हमारी प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। भौतिक परिवर्तन आसानी से हो जाता है, जैसे हम सबसे पहले बैलगाड़ी पर थे, फिर साइकिल पर आए, फिर बाइक पर आए, फिर फोर व्हीलर पर आए, अब हम प्लेन में भी उड़ रहे हैं। तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। मतलब क्या है, हम अपनी आज भी पूजा के तरीके हमारे वही हैं जो हमारे 20 साल पुराने थे, या हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने उनको सिखाए थे, दादाजी ने पिताजी को सिखाए थे, पिताजी ने हमें सिखाए, और अब हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी उसी तरह के संस्कार दें। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में जो अंतर होता है, परिवर्तन का अंतर, गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन में जो गतिशीलता में कमी हो रही है, इसकी वजह से दोनों एक साथ नहीं चल पा रहे, इसकी वजह से सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। आधुनिक समाज गतिशील समाज है। गतिशील समाजों में सामाजिक ढांचा स्थिर नहीं रहता है, बल्कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने से सामाजिक इकाइयों की स्थिति और कार्यों में अनिश्चितता आने से, इसके संतुलन में बिगड़ने से विघटन उत्पन्न होता है। क्या होता है, संगठन में असंतुलन होता है, इससे विघटन हो जाता है। सामाजिक मनोवृत्ति, समाज के सदस्यों को समाज के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है, इसी के आधार पर व्यक्ति सोचता या विचारता है। श्रमिकों के प्रति पूंजीपतियों की मनोवृत्ति, अस्पृश्यों के प्रति ऊंची जाति के लोगों की मनोवृत्ति, हिंदी भाषा के प्रति दक्षिण भाषा के लोगों की रुचि, उनका मनोवृत्ति अच्छी या उचित ना होने के कारण, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने के कारण, सामाजिक संबंधों के क्रम को टूटने से, उनके क्रम को टूटने से सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को निम्न समझते हैं अपने आप से, इसी की वजह से सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। इलियट और मेरिल ने बोला था, सामाजिक संकटों के कारण सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात सामाजिक संकट ही विघटन का एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो ये आपको इसके अनुसार सामाजिक विघटन क्यों होता है, इसकी अवधारणा, इसकी परिभाषा, ये चीज समझ में आ गई होगी।
इसके बाद क्या होता है, सामाजिक विघटन की प्रक्रिया या प्रोसेसेस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया क्या होगी, जिस तरह से सामाजिक संगठन की प्रक्रिया क्या थी, सहयोग, सात्मीकरण, अनुकूलन, सामंजस्य, ये सभी संगठन की प्रक्रिया थी। तो उसी तरह से विघटन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, प्रतिस्पर्धा होगा, युद्ध होगा, संघर्ष होगा, प्रतियोगिता होगी, ये सभी क्या होगी, सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं होगी। तो सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन का एक विरोधी प्रक्रिया है। समाजशास्त्री सामाजिक विघटन को कोई व्याधि ना मानकर प्राकृतिक प्रकृति प्रक्रिया मानते हैं। ये बोलते हैं कि जिस तरह से समाज में संगठन आवश्यक है, उसी तरह समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए विघटन भी आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामाजिक विघटन सामाजिक ढांचे को अस्थायी रूप से छिन्न भिन्न कर देती है। समाज में असहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने में मदद करती हैं। सामाजिक विघटन की विभिन्न प्रक्रियाएं समाज में निरंतर चलती रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रक्रियाओं को हम अध्ययन करते हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा हो गया, अपना प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करते हैं हम प्रतियोगिता का अध्ययन करते हैं, हम युद्ध का, क्रांति का, संघर्ष का, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं सामाजिक विघटन की प्रक्रियाओं में। तो सामाजिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता को एक सहगामी प्रक्रिया माना जाता है। इसका मूल कारण यह होता है कि प्रतिस्पर्धा में एक या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति कुछ ईर्ष्या या द्वेष भावना पाई जाती है। मतलब हम अगर दोनों ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति थोड़ी जलन की भावना हो जाती है। हम चाहते हैं कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया या हमारा क्लियर हो गया वो तुम्हारा उतने अच्छे से क्लियर ना हो, ताकि एग्जाम में हमें इसका बेनिफिट ज़्यादा मिले। या क्लास में आप लोग फर्स्ट आने के लिए दो लोग बहुत होशियार हैं, तो उन लोगों के बीच में ये एक ईर्ष्या होती है कि तुम फर्स्ट ना आओ, हम फर्स्ट आए। तो फर्स्ट आने के लिए जो एक दूसरे दो कॉम्पिटिटर रहते हैं उनके अंदर बहुत जलन भावना रहती है, वो इतनी मेहनत करते हैं दूसरे को हराने के लिए, पराजित करने के लिए। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। समाज में प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है जब सीमित लक्ष्यों के लिए अनेक लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब यूपीएससी की सीट्स 500 हैं और उसके लिए 5 लाख फॉर्म आ गए, तो मतलब क्या है, उसके लिए आपके प्रतिस्पर्धा कब होगी, सीमित लक्ष्य है और उसको सभी पाना चाहते हैं। तो संघर्ष में भी यही होता है, लेकिन संघर्ष में क्या होता है, हिंसा की भावना होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में हिंसा की भावना नहीं होती। इसमें सिर्फ काबिलियत प्रूफ की जाती है। तो आप जितना अच्छा पढ़ लोगे, आपके जितनी अच्छी मेहनत होगी, उसका आपको रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन संघर्ष में क्या होता है, हम अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो हम आपको युद्ध करेंगे, हम आपसे मार के आपसे विजयी होंगे इसमें, लेकिन प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है। अत्यधिक या अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा समाज में संगठन को ठेस पहुंचाती है और इससे विघटन की ओर ले जाती है। साथ ही प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्र को प्रगति करने और आगे बढ़ाने में क्या करती है, प्रेरणा देती है। मतलब अगर यूपीएससी के लिए फाइट ना हो तो जो आईएएस बनेगा उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी जितनी आज हमारे देश में होती है। या चुनाव के लिए भी प्रतिस्पर्धा ना हो, या क्लास कंपटीशन में भी, आपके क्लास टेस्ट में भी प्रतिस्पर्धा ना हो, तो आप लोग वो चीज करोगे ही नहीं कि आपको, आपके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं रहेगी कि हमें फर्स्ट आना है। आपको जब तक वो सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या होता है, हमें एक प्रेरणा मिलती है इससे, प्रतिस्पर्धा से देश को प्रगति मिलती है और हमें एक अच्छा ऑफिसर मिलता है। तो प्रतिस्पर्धा इसके लिए बहुत जरूरी है। कार्य को उत्तम बनाने के साथ साथ ये प्रोत्साहित भी करता है। आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे खिलाड़ी हो गए, व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कवि, साहित्यकार, अभिनेता, इन सभी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है। जहां मांग पूर्ति से अधिक हो और सीमित साधन हो, वहां क्या होती है, इच्छुक जो भी व्यक्ति उस चीज की इच्छा रखता है उनके बीच प्रतिस्पर्धा या होड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो समाज में दो या अधिक व्यक्ति या समूह ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति का नियम
ठान लेते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, दोनों लोग, तो वो क्या करते हैं, उनकी तुलना होती है और जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो प्रतिस्पर्धा में विजयी हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियम, प्रथा, परंपरा के अनुसार प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जा सकता है। मतलब अगर आपको प्रतिस्पर्धा में जीतना है तो आपको फॉर्म भरना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, विद इन टाइम आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, फिर जब रिजल्ट आएगा आप चेक करोगे, फिर आपका नाम, अगर आप पास हो जाते हैं, आप मेरिट में आते हैं, तो आपका नाम हाईलाइट हो जाएगा, तो आप प्रतिस्पर्धा में जीत जाएंगे। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आप इसके लिए कोई संघर्ष का सहारा, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे से अधिक ग्राहक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिसमें कि रिलायंस जियो, इसने अपने मोबाइल की कीमतों की दर कम कर दी, तो सभी टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने अपने टैरिफ कम कर दिए। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इनके जियो अभी भी आगे चल रहा है, सभी अपने अपने नए नए स्कीम्स ला रहे हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए कि हमारी टेलीकॉम कंपनी भी जियो को ओवरटेक कर ले। लेकिन ये आपस में मारपीट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि हम जियो को हटा दें किसी भी तरह से रास्ते से। क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल वेल मैनर्ड तरीके से अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, खुद को अच्छा साबित कर रहे हैं। तो ये कंपनी आपस में मारपीट नहीं करती है, बल्कि अपनी दशा को सुधारने का प्रयास करती हैं। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति काफी परिवर्तनशील होती है, इसमें सफलता भी मिल सकती है, महत्वाकांक्षाओं का विकास भी हो सकता है और असफलता भी मिल सकती है। तो प्रतिस्पर्धा करने वाले में तनाव और संघर्ष भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में सामान्यतः प्रतिस्पर्धा करने वालों में सीधा संपर्क होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उनको जानोगे ही। मतलब आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हो, आप एमपीपीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हो, तो जितने भी लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं वो सभी आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे, आपके प्रतिस्पर्धा वाले रहेंगे, आपके विरोधी रहेंगे। लेकिन आप उनमें से सभी लाखों लोग रहते हैं, आप उन सभी को जानते नहीं हो, बस वो आपकी कॉम्पिटिटर रहेंगे, आपको इतना पता रहता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग में प्रत्याशियों में परस्पर संपर्क नहीं होता, उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि उनके प्रतियोगी कहाँ कहाँ और कौन कौन बैठे हैं। वहीं बाजार में दो व्यापारी एक दूसरे को जानते हैं, उनके प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, प्रतियोगी होते हैं। प्रतिस्पर्धा में अवैयक्तिक संबंध होते हैं, ना कि संघर्ष की तरह वैयक्तिक संबंध। मतलब प्रतिस्पर्धा में हम हेल्दी कंपटीशन रहता है, इसमें हम वैसा नहीं करते एक दूसरे को मार काट के आगे बढ़ रहे हैं। तो दो प्रतियोगी व्यापारी, चाहे वह प्रत्यक्ष संपर्क में रहें या ना रहें, अप्रत्यक्ष रूप से वे व्यापारिक गोपनीयता और योजनाओं का एक दूसरे का पता रखते हैं। तो आपको ये प्रतिस्पर्धा समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। आपको आज सब कुछ समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच।